कोई ट्रायंगल में यदि आप एक एंगल कहते हैं थीटा, तो ये सामने वाला कहलाता है परपेंडिकुलर, थीटा ये बेस, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये हाइपोटेनस। और कॉस थीटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक रेशियो है जो कहलाता है बेस बाय हाइपोटेनस, और इनके कुछ अलग अलग वैल्यूज हैं जो हमें याद रखने हैं। ये कॉस 0 डिग्री जब होगा तो ये b बाई एच का वैल्यू आ जाता है 1। कॉस 30 डिग्री के लिए आ जाता है √3/2। कॉस 60 डिग्री के लिए आ जाता है 1/2। कॉस यहाँ पर एक और छूट रहा है, कॉस 45 डिग्री के लिए आ जाता है 1/√2। 60 डिग्री के लिए आ जाता है 1/2। कॉस 90 डिग्री के लिए आ जाता है 0। कॉस 180 डिग्री के लिए डायरेक्ट लिख देता हूं -1। और एक पॉइंट बता देता हूं, यदि कोई फोर्स है एक ब्लॉक पे लग रहा F, और इस ब्लॉक को पुल करके ले जा रहे हैं, डिस्प्लेस S करते हैं, इनके बीच में एंगल है थीटा। तो वर्क डन जो डिफाइन होता है, वर्क डन हो जाता है F S cos थीटा। यहां पर ये ध्यान रखिएगा, इसको लिख सकते हैं F cos थीटा इंटू S, जहां F cos थीटा is called component of force F in direction of displacement S। अब यहाँ इस बात पे गौर करिए, ये है वर्क का वो डिफिनेशन जो क्लास 11th में हम लोग देखते हैं। वर्क तो इसे आप नोट कर लें अपने कॉपी पे। ये कॉस थीटा जैसे है ना, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक होता है साइन थीटा, इसे कहते हैं p/h। कॉस थीटा को कहते हैं b/h। ये टेन थीटा को कहते हैं p/b। एक होता है कॉसेक थीटा जो साइन थीटा का उल्टा होता है h/b। एक होता है सेक थीटा जो होता है h/b। और एक होता है कॉट थीटा जो होता है b/p। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं। इनका डिटेल कहाँ मिलेगा? मैथ्स में क्लास 10th में। ये क्लास 10th। और ये जो डिफिनीशन आप देख रहे हैं वर्क का, ये क्लास 11th।
लेकिन आप पढ़ तो रहे हैं वर्क डन। तो यदि ये टेबल याद कर लें तो अपना काम बन जाएगा। इस टेबल को याद कर लीजिए। यहाँ वाला मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ, 1/√2। और क्लास 7th में एक रिलेशन आपको मिल जाता होगा जो आप देखते हैं, h² = p² + b²। और ये, हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही वैलिड होते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। थीटा के सामने जो है साइड ना, वो उसे पी कहते हैं, परपेंडिकुलर। और थीटा के बगल में छोटा साइड बेस। तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन लिखेंगे, F × s cos थीटा, या F cos थीटा × s। F cos थीटा को कहते हैं कंपोनेंट किसका? फोर्स का टुकड़ा। फोर्स का एक टुकड़ा। फोर्स दो काम करता है, एक आसमान की तरफ उठाना चाहता है ब्लॉक को, लेकिन ब्लॉक भारी है इसलिए ऊपर नहीं गया, वो जमीन पे ही बैठा रहा। और F का एक टुकड़ा उसे घसीट के ले जाना चाहता है। तो जो घसीट के आगे ले जा रहा है फोर्स का टुकड़ा, उसे F का कंपोनेंट, उसे F cos थीटा कह रहे हैं। और उसको S से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें वर्क पता चला F के द्वारा। कहां से कहां तक? वो A से B तक जो ले गया, A से B तक जो ले गया, उस A से B में वर्क डन हुआ है F का। इसी से देखिए, when force is always perpendicular to the displacement, then वर्क डन 0। आप कहोगे क्यों? तो यहाँ देखो ना, W = क्या लिखोगे? F × S × cos 90, परपेंडिकुलर होने पे। तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 क्या है? 0। इसे नोट कर लें आप लोग आराम से। क्लास 9th में मैथमेटिक्स में एक चैप्टर आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये 10th में आएगा, 9th में है, इनका यूज नहीं रहता, लेकिन थोड़ा डिटेल आप और बेहतर समझ पाए इसलिए। तो कोई यदि राइट एंगल ट्रायंगल हो, ये जो ट्रायंगल है, ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। उनके जो साइड होते हैं, तो जहां ये 90 डिग्री है, उसके सामने वाला हाइपोटेनस, और जहां थीटा मानते हैं, उसके साथ जो छोटा साइड है वो बेस, और सामने जो साइड है दैट इज परपेंडिकुलर पी। अब रेशियो, इस राइट एंगल ट्रायंगल के थीटा के सामने वाला साइड, बेस और हाइपोटेनस, इन तीन को लेके कितने तरह के रेशियो लिख सकते हैं आप? 6 तरह के रेशियो लिख सकते हैं। उन सबका एक खास नाम मैथमेटिक्स में दे दिया गया है। जब आप
P by H लिखते हैं तो उसको साइन थीटा कहते हैं, और H by P को कोसेक थीटा कहते हैं। और ये दो हो गए। कॉस थीटा कहते हैं B by H को। कॉस थीटा कहते हैं B by H को, और टेन थीटा कहते हैं P by B को। ये तीन हो गए, इन्हीं का इन्वर्टेड कर देंगे, तीन और हो जाएंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उनको इन्वर्टेड कर दो। सर इन्वर्टेड कर दो का मीनिंग देखो ना, यही है 1/sin थीटा। चेक करो, इतना मैथमेटिक्स समझ में आ जाएगा। 1/cos थीटा, 1/tan थीटा। और एच स्क्वायर जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो देखते हैं आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ये पैथागोरस थ्योरम, ये आप 7th या 8th में पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के साइड में ये रिलेशन होता है, सबसे बड़ा साइड का जो स्क्वायर होगा ये छोटे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। और ध्यान दीजिए, जब थीटा का एंगल 0 डिग्री हो, ऐसा यदि कभी है तो cos 0 1 होता है। यदि थीटा 30 डिग्री हो तो cos 30 √3/2 न्यूमेरिक वैल्यू आता है, रेशियो, रेशियो है ना, तो एक नंबर होगा। cos 45 जब देखेंगे, 45 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा, तो उनके बेस और हाइपोटेनस का रेशियो देखेंगे ना, लेंथ से मेजर करके, वो 1/√2 आ जाएगा। cos 60 डिग्री 1/2 आ जाएगा, 90 डिग्री 0 आ जाएगा, 180 डिग्री -1 होता है, याद रखिए। सर हाँ बताइए। सर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर कब होगा? मैं ये पेज आप लोगों ने क्या नोट कर लिया सबने, या मैं 2 मिनट रुकूं अभी? 2 मिनट में रुकता हूं, आप सब कोई नोट कर लें। ओहो सॉरी। चलिए मैंने पेज चेंज कर दिया, आप लिख लीजिएगा। और यहाँ देखिए स्पेशल केस जो आपको ध्यान रखना है, स्पेशल केस जो आपको ध्यान रखना है वो देखिए। जब आप बात करेंगे ना वर्क के लिए, तो वर्क के लिए जब बात करेंगे तो यहाँ देखिए, ये है ब्लॉक एम, और इसको आपने एफ फोर्स लगाकर एस डिस्प्लेस किया, और इस पे एम जी भी लग रहा था। इस पे एक फोर्स और लग रहा है, सरफेस जो कांटेक्ट में है उसको धकेल के नीचे जाना चाहता है, तो सरफेस इसे रोकने की कोशिश करता है, उसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, जो सरफेस नीचे नहीं जाने दे रहा ब्लॉक को, तो वो जो फोर्स लगाता है नीचे जाने से रोकने के लिए ऊपर की तरफ, जब भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं तो ये फोर्स आता है। और आप खींच करके देखते हैं ब्लॉक को यहां ले आए, फोर्स तो वैसे ही लग रहा है, एम जी नॉर्मल एफ, रास्ते में हर एक जगह ये लग रहा था, एम जी नॉर्मल एफ। अब यदि आप इसको देखते हैं, ये ए से बी तक चला आया, बिटवीन ए टू बी, वर्क डन बाय एफ, ये कितना हो जाएगा, एफ इंटू एस, और इन दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल दिख रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में 0 डिग्री, और cos 0 क्या हो जाता है 1, ये हो गया एफ इंटू एस। ये तो सबको पता है, 9th वाले सारे बच्चे इसे याद करते हैं। तो cos 0 जिनको नहीं पता है वो भी ये कम से कम याद करते हैं। और दूसरा देखिए, वर्क डन बाई एम जी, यदि एम जी का वर्क डन देखेंगे तो एम जी है नीचे की तरफ, एस हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, उनके बीच 90 डिग्री का एंगल, तो साथ में आया cos 90। और cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होता है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। उसी तरह देखिए,
वर्क डन बाय एन, एन नॉर्मल रिएक्शन, तो ये n इंटू एस इंटू कितना, उन दोनों के बीच एंगल देखिए, एक है अप एक है हॉरिजॉन्टल, दोनों में 90 डिग्री का एंगल, तो n इंटू एस इंटू कॉस 90, n इंटू एस इंटू कॉस 90 जीरो हो गया, तो ये भी हो गया जीरो। तो आपने यहाँ कंसेप्ट क्या सीखा, कंसेप्ट जो एक सीखा, व्हेन फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द displacement, then work done by that force will be zero। इस क्वेश्चन में जैसे आपने देखा, वर्क डन बाय नॉर्मल क्या था, जीरो, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या था, जीरो, ये दोनों आपने देखा यहाँ एग्जाम्पल। ग्रेविटी का वर्क डन जीरो, mg का वर्क डन जीरो, ग्रेविटेशनल फोर्स का, नॉर्मल का वर्क डन जीरो। क्या ये कंसेप्ट 90 डिग्री पे वर्क डन जीरो हो जाएगा, आपके समझ में आया? जिनके आ गया वो हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया, दिया, तन्वी, प्रणय और सॉरी। मैं आपको फिर से बताऊं, ये सॉरी देखिए, पूछेंगे तो समझ में आएगा। नोट कर लें ये पेज। क्या मैं पेज चेंज करूं? Yes, sir. अच्छा ये देखिएगा, ये m मास है और यहाँ पर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, और इस ब्लॉक को खींचते हुए आगे ले गए, सरफेस है स्मूथ। यहां से यहां आपने देखा ये आगे गया, डिस्प्लेसमेंट है 6 मीटर, और यहाँ एंगल है 60 डिग्री। आपसे कहा गया फाइंड आउट वर्क डन बाय एफ बिटवीन ए टू बी। आपको ए से बी तक जो ले गए खींचकर,
ब्लॉक को स्मूथ सरफेस पे कितना वर्क हुआ ये पता करना है। तो ध्यान से देखिएगा कि ये जो ब्लॉक होगा ना, कोई भी ब्लॉक होगा, जब आप ऐसे खींचेंगे तो हॉरिजेंटल जाता है, और आसमान की तरफ उठाएंगे तो वो हॉरिजेंटल नहीं जाएगा, आसमान की तरफ जाएगा। तो और यदि किसी एंगल पे आप एफ लगाएंगे तो वो दोनों काम करने की कोशिश करेगा, एक राइट साइड भी खींच के ले जाने की कोशिश करेगा और एक ऊपर भी ले जाने की कोशिश करेगा। तो यदि यहाँ 60 डिग्री है तो एफ का ये एक्स के डायरेक्शन वाला टुकड़ा कहलाता है एफ cos 60, 20 cos 60, ये 20 इंटू 1/2, और ये हो गया 10 न्यूटन। तो हमने क्या देखा, ये 6 मीटर ले जाने का काम कौन कर रहा है? ये एक्स के डायरेक्शन वाला फोर्स ही तो है जो ए से बी तक लाता है ब्लॉक। ये वाई के डायरेक्शन वाला, ऊपर के डायरेक्शन वाला एफ का जो कंपोनेंट या टुकड़ा होगा वो तो ले ही नहीं जा पाया, क्योंकि बहुत भारी ब्लॉक था, वो आसमान में नहीं जा पाया, घसीटा गया इसलिए आगे की तरफ। तो ए से बी में जो वर्क डन हम लिखते थे तो वो क्या लिखते थे? इसीलिए लिखते थे एफ एस इंटू एफ इंटू एस इंटू कॉस 60, या लिखते थे एफ कॉस 60 इंटू एस, या लिखते थे एफ एक्स इंटू एस, जो भी इसमें से अच्छा लगे आपको। चलिए, यदि मैं पहला ही लाइन पे अटका रहूं, एफ है 20, एस है 6 और कॉस 60 हमने याद कर लिया 1/2, तो हमारे पास ये रिजल्ट कितना आ गया? 60 जूल। नाइन्थ के ये स्टाइल थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, लेकिन यदि इस स्टाइल को फॉलो करेंगे तो यही आपको 10th 11th 12th सारे में काम में आएगा। ये नहीं कि 11th में जाके कुछ आपको नया पढ़ना पड़ेगा, वर्क निकालेंगे, रास्ता यही रहेगा। ये यदि लगे कि ठीक है तो क्या मैं पेज चेंज करूं? Yes, sir. यहाँ देखिए, एफ है 45 डिग्री के एंगल पे काम कर रहा, और ये है 40 न्यूटन, और आप डिस्प्लेस कर रहे हैं 8 मीटर। यहां तक ले आए ब्लॉक को ए से बी। फाइंड वर्क डन बाय एफ बिटवीन ए बी, बिटवीन ए टू बी। ये भी ब्लॉक है एक। अब हमने जो एफ लगते देखा, ये एफ दो काम करता है, एक आगे ले जाना चाहता है और एक ऊपर ले जाना चाहता है। ये धीरे धीरे हम समझ जाते हैं कि हम ये याद रखते हैं कि जब एफ ऐसे लग रहा होगा ना थीटा एंगल पे, तो वो दो तरह से इसे ले जाना चाहेगा। तो एक एफ के ये जो दो इफेक्ट होंगे उसे ऐसे समझते हैं कि इस एफ को हटा देते हैं और हम मानते हैं एफ के बदले केवल एक नहीं, दो फोर्स वहां एक्ट कर रहे हैं। एक, इसे कट कर दिया, एफ पे
एफ नहीं लग रहा, कौन कौन लग रहा है, एक एक्स ले जाने वाला और एक वाई में ले जाने वाला। तो इन दो तरह का काम ये एफ के कारण हो रहा है। तो ये एफ एक्स और एफ वाई उस एफ के क्या कहलाते हैं, टुकड़े, कंपोनेंट। तो इसे याद रखते हैं कि ये जो एफ होता है जब वो थीटा बना रहा होता है ना, तो एफ एक्स को लिखते हैं, एक्स वाला जो टुकड़ा है उसे लिखते हैं एफ कॉस थीटा। और इस तरफ है क्या, एफ वाई को लिखते हैं, वही वहां का एंगल बदल जाता है और वो हो जाता है एफ साइन थीटा। कॉस के बदले वहां साइन आ जाता है। ये तो साइन का वैल्यू तो हमने आपको याद नहीं करवाया, अभी वाई वाले की तरफ हम लोग काम नहीं करेंगे। केवल ये दिमाग में रखते हैं कि यहाँ दो काम हो रहा है। एफ दो, एक ऊपर उठाना चाहता है ब्लॉक को, और ब्लॉक हेवी है इसलिए ऊपर नहीं उठा। और ये एफ का वो काम जो करता है ब्लॉक को ऊपर खींचने वाला, उसे एफ वाई नाम दे दिया मैंने। और एफ एक्स घसीट कर आगे ले जाने वाला काम करता है। तो आगे ले जाने वाला फोर्स ये एफ एक्स, एफ कॉस थीटा है। तो जब हम वर्क देख रहे होंगे, तो वर्क देख रहे होंगे तो एफ वाई का कोई योगदान नहीं है आगे दाई तरफ घसीट के ले जाने में। एफ तो अब है ही नहीं, एफ वाई का कोई योगदान है नहीं। तो बचेगा कौन जो खींच करके आगे ले जाएगा, एस। तो वर्क डन कितना लिख देंगे, एफ एक्स इंटू एस, एफ कॉस थीटा इंटू एस। या हमने आपको कहा ही है, याद कर लो, फोर्स का डायरेक्शन देखो, एस का डायरेक्शन देखो और उनके बीच में एंगल देखो, जो आपको सेट हो आपके दिमाग में वो काम करो। अब एफ का वैल्यू लिख देता हूँ 40, एस का वैल्यू लिख लेता हूँ 8 और कॉस हो गया 45। थोड़ी मेहनत करके हम याद कर लेंगे कि कॉस 45 होता है 1/√2। ध्यान से देखिए, ये 160 इंटू 2/√2, √2 और 2 कैंसिल होगा तो ऊपर √2 चला आएगा। ये 160 √2, ये हो गया वर्क। और यूनिट इसका होता है जूल, कैपिटल जे लिख देते हैं, काम चल जाता है। आपको याद हो जाए इसलिए मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, कॉस 0 डिग्री 0, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0, कॉस 180 डिग्री -1। एक और ज्यादा यूज में दिखता है कॉस 120 डिग्री -1/2, लेकिन अभी उसके लिए नहीं ज्यादा सोचते हैं, अभी फिलहाल इन्हीं पे काम करते हैं। और वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड एस, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एफ एंड एस डिस्प्लेसमेंट। ये डिफिनीशन जो है ये क्लास 11th में भी यूज होता है।
यदि मैं केवल एफ एस आपको याद करने को कह दूं तो वो थोड़ा परेशानी है। और कॉस का कुछ जो एंगल के वैल्यूज हैं वो आपने अभी याद कर लिया। 90 डिग्री वाला कॉस 90 जीरो होने के कारण यदि फोर्स हमेशा 90 डिग्री पे हो डिस्प्लेसमेंट के तो वर्क डन जीरो होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। मैं पेज चेंज करूं क्या? सर हाँ बताइए। सर इस क्वेश्चन में वर्क डन बाय mg 0 होगा। वर्क डन बाय mg जीरो होगा। अरे वाह, सही। कैसे पता चला आपको? सर क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। हाँ, बहुत सही सोचा जी आपने। यहाँ देखिए mg नीचे, ब्लॉक आगे आएगा तब भी mg नीचे, ब्लॉक यहाँ आया तब भी mg नीचे, ब्लॉक यहाँ पहुंच गया तब भी mg नीचे। हमेशा जिधर जा रहा था डिस्प्लेस हो रहा था ब्लॉक उसके 90 डिग्री पे ही दिख रहा है। तो यदि ए से बी में वर्क डन बाय ग्रेविटी देखेंगे तो mg इंटू एस इंटू कॉस 90 होने के कारण ये जीरो हो जाएगा। बहुत सही सोचा आपने। और एफ वाई जो देख रहे हैं आप, इस एफ वाई के कारण भी जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जीरो एफ वाई के कारण, सोच के बताइए। सर एंगल 90 डिग्री है। हाँ, एफ वाई भी डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए केवल एफ का वो टुकड़ा जो एस के पैरेलल है उसी से वर्क डन मिलता है। जो एस के 90 डिग्री पे होता है एफ का टुकड़ा, उसके कारण कोई वर्क डन नहीं। इसीलिए हम लोगों के वर्क डन में एफ एस कॉस थीटा ही डिफाइंड है। एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि एफ कॉस थीटा ही है वो जो एस के पैरेलल है। जिन लोगों को ये कहानी सुन के लगता है समझ में आ रहा है वो हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया दिया। बहुत बढ़िया तनवीर। पेज चेंज करूं मैं? यस सर। अच्छा, यहाँ एक टर्म है डिफिनीशन। काइनेटिक एनर्जी, जिसे या तो के ई कह लेंगे या केवल के कह के काम चलाएंगे। इक्वल्स टू लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। इसे ऐसे कह देते हैं, व्हेन ब्लॉक ऑफ मास m is moving with velocity v, then there is an there is an energy associated with it due to its motion, which is called
kinetic energy of the block and its value is given by K equals to half mv square. यदि कोई ब्लॉक चलता हुआ दिख रहा है m मास का v स्पीड से, तो काइनेटिक एनर्जी इसका लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर। और ध्यान से देखिएगा, के को ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ m इंटू mv स्क्वायर बाई m, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m, और ये देखिए हाफ p स्क्वायर बाई m, वेयर p इक्वल्स टू mv इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ ब्लॉक। ये आप मोमेंटम वर्ड पहले से जानते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी देखने का एक और तरीका आपको मिल गया, और इससे एक और फॉर्मूला मिल गया आपको, implies that 2km equals to p square, implies that p equals to under root 2km. Hence मोमेंटम जो आप कहते हैं, मोमेंटम एक तो होता है mv और एक होता है 2 इंटू k इंटू m, where k is काइनेटिक एनर्जी। तो आपको मोमेंटम के लिए ये आइडिया भी ध्यान रखना है। मोमेंटम को शो करते हैं आप जनरली p से, ये m भी होता है और ये अंडर रूट 2km हो सकता है। और काइनेटिक एनर्जी के लिए जो यहाँ फॉर्मूला है, ये डिफिनीशन की तरह याद रखिए। यदि कोई ब्लॉक m मास का v स्पीड से चल रहा है, तो हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होता है। It is relation between momentum and kinetic energy. ये जो है p इक्वल्स टू अंडर रूट 2km, ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है। ये आप डिराइव भी कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी में एक m से ऊपर मल्टीप्लाई किया और उसी m से डिवाइड किया, ऊपर m स्क्वायर v स्क्वायर हो गया, mv स्क्वायर को mv का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाफ mv का होल स्क्वायर बाई m, तो p स्क्वायर बाई 2m। k इंटू 2m यदि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, k इंटू 2m किसके बराबर हो जाएगा, p स्क्वायर के, तो p कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2km। क्या मैं पेज चेंज कर दूं? Yes, sir.
और एक टर्म है दूसरा डिफिनीशन है पोटेंशियल एनर्जी। इसको या तो पीई लिख देते हैं या फिर कैपिटल यू लिख देते हैं। इट इज एनर्जी stored in an object or system due to its position or configuration. Potential energy, it is energy stored in an object or system due to its position or configuration is called potential energy. अब आपके मन में ये विचार आएगा कि एक ये पोजीशन का क्या मतलब। एक ब्लॉक जो है ग्राउंड पे रखा है, उसको क्या करते हैं, आप उठा कर ले जाते हैं h हाइट ऊपर, और अब देखिए ये एक पोजीशन है ए और एक पोजीशन है बी। तो बी पोजीशन में ब्लॉक के ग्राउंड से हाइट बढ़े होने के कारण उसके पास उसके पोजीशन के एक एडवांटेज उसे मिला है। यदि वो आप ड्रॉप कर दें तो नीचे यदि कोई कील होगा तो उस कील को वो हिट करके जमीन के भीतर भेज सकता है। यदि आप उस ब्लॉक के नीचे खड़े हैं और आपके सर पे वो ब्लॉक गिरा दिया जाए तो आपको चोट लगेगा, तो अपने आप नीचे चला आएगा। उसके पास जो एनर्जी है वो बी में एनर्जी है, क्योंकि आपने जो ये कॉन्फ़िगरेशन बदला, ग्राउंड से एच हाइट ऊपर ले गए, तो आपने मेहनत की है और आपकी मेहनत के कारण वहां उसके पास एक एनर्जी जमा है। तो जब हम बात करते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी टू बाय एन external agent to increase height h of a block with respect to ground. Then this energy is retained by the block as its
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज, देखिएगा ये यू से लिख रहे हैं, बी वाले पोजीशन में आप देखिए ग्रेविटी का वर्क डन होता एम माइनस एम जी एच, क्योंकि एम जी नीचे है और एच ऊपर है। या एक्सटर्नल एजेंट, आपने कम से कम एम जी फोर्स लगाया होगा तभी ब्लॉक ऊपर उठता शुरू किया होगा, और आप ऊपर एच हाइट तक लेते गए तो आपने कितना वर्क किया, एम जी एच, और ये उसके पोजीशन में ब्लॉक के पास रिटेन्ड है। क्योंकि जैसे ही ब्लॉक को छोड़ोगे तो देखोगे वो नीचे आएगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। वो एनर्जी कहाँ से आई, उसके पास पहले से जमा रहा होगा कोई एनर्जी, तभी तो काइनेटिक में वो बदला है, अपने आप तो नहीं आ गया काइनेटिक। या तो हम थ्रो करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक को मिलता है, और एच हाइट ले जाके हमने छोड़ दिया और अपने आप उसके पास काइनेटिक एनर्जी आया नीचे जाने के लिए, तो इसका मतलब है कि उसके पास उसके पोजीशन के कारण एक एनर्जी है। और वो एनर्जी कैसे ब्लॉक के पास आया, तो हम जो ब्लॉक को उठाकर ऊपर ले गए एच हाइट धीरे धीरे, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट कम से कम एमजी फोर्स लगाएंगे तभी ब्लॉक ऊपर जाएगा, और वहां से हमने छोड़ दिया तो वो नीचे आ सकता है, उसके पोजीशन के कारण एनर्जी है। आपके बालकनी में कोई बैग का भरा किताब से बस्ता एक अपना हाथ में रखा रहे और आप नीचे खड़े हो, तो आपको डर लगेगा कि बच्चे ने यदि बस्ता किताब का बैग छोड़ दिया तो आपके सर पे गिरेगा, बहुत चोट लगेगा। तो आप जो ये डर रहे हैं, ये बैग के पोजीशन के कारण उसके पास एक एनर्जी है। थ्रो नहीं किया जाएगा, छोड़ भी दिया जाएगा तो बैग नीचे गिरेगा और आपको चोट लग सकता है। तो पोजीशन के कारण जो एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी है। अब ए वाले के बारे में सोचिए, यदि ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है तो ग्राउंड पे है तो आपने कुछ किया ही नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या देखेंगे, जीरो। लेकिन जब आप देख रहे हैं बी वाले पोजीशन पे तो पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच, क्योंकि आप एच हाइट अपने आप तो गया नहीं, उठा के आप ले गए, आपने जो वर्क किया वो वहां जमा है उस ब्लॉक के पास, और उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नोट कर लीजिए, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट कोई भी हो सकता है, हम आप जो भी उसको उठा कर ले गए ब्लॉक को ऊपर, ग्राउंड से एच हाइट ऊपर, तो वो जो वर्क किया आपने एच हाइट इंक्रीज करने में ब्लॉक को, then this energy is retained by the block as its gravitational potential energy. ये एनर्जी वर्क आपको अच्छा नहीं लगे तो then this work is retained by the block as its gravitational potential energy, and it is बी वाले पोजीशन पर देखिए mgh, बी वाले पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी mgh, और ए वाले पोजीशन पे तो आपने कुछ किया ही नहीं, वो तो ग्राउंड पे ही है, अभी अभी आप उठा के ले जाओगे तब तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो ग्राउंड पे वो जनरली हम जीरो मान लेते हैं रेफरेंस। और एक तीसरा टर्म आता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो गया, एक आता है मैकेनिकल एनर्जी। अरे ये क्या है, ये कहलाता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ ऐसे ही लिख देते हैं, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी
और एक लॉ आ जाता है जिसको अगले टर्न पे हम लोग बात कर लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ एक बात आप देख करके केवल एग्जाम्पल एक बता दीजिएगा, इसे लिख लीजिए, उसके बाद जाते जाते बता दीजिए। एक ब्लॉक है 2 kg का ग्राउंड पे, एक है 4 मीटर ऊपर, एक है 6 मीटर ऊपर, एक है 8 मीटर ऊपर। आपको पोटेंशियल एनर्जी UA दिया गया है 0। बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh 2 इंटू G 9.8 इंटू H, दैट इज 4। यदि कोई कहे कि सी पे कितना होगा, mgh डैश 2 इंटू 9.8 इंटू 6 जूल। यदि कोई कहे डी पे कितना होगा, mgh डबल डैश, हाइट बदलता जा रहा है, m है 2, g है 9.8, h डबल डैश ले लिया है 8, यूनिट जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी ये ग्राउंड है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे हाइट बदलता जाता है, पोटेंशियल एनर्जी आप बढ़ते बदलते देख रहे हैं। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल। ये जो हमने मेहनत किया ना, एक्साइड ऊपर उठा के ले गए पत्थर को, बैग को, ब्लॉक को, तो हमने जो मेहनत किया ग्रेविटी के अगेंस्ट किया। यार ग्रेविटी नहीं होता तो हाथी को भी कान पकड़ के उठा के ले जाते ऊपर, क्योंकि ग्रेविटी होता है mg, तब तो वेट हम फील करते हैं। अर्थ जो पुल करता है, वो जो पुल करने वाला फोर्स है mg, उसके अगेंस्ट जब हम मूव करते हैं ना, तो हमें मेहनत करना पड़ता है। ब्लॉक को ऊपर ले गए तो हमने मेहनत किया ब्लॉक को ऊपर ले जाने में। अब उसको यदि मैं बालकनी से नीचे गिरा दूं, तो हमारी जो मेहनत है वो ब्लॉक में जमा है, उसकी पोजीशन पे है, वो कहलाता है ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसी स्प्रिंग को यदि हम खींच के बड़ा कर देते हैं तो वहां स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा। जैसे तीर धनुष में बो एंड एरो में एरो को पुल करते हैं बो पे, तो वहां पुल करने में आपने मेहनत की तो जमा हो गया पोटेंशियल। जैसे ही तीर छोड़ देगा कोई, तो वो आपने पुल किया हुआ है और छोड़ दें, तो एरो आगे भागती है बहुत तेजी से। वहां जो आपने मेहनत किया जमा था पोटेंशियल, वो अब काइनेटिक में बदल गई। और किसी मोमेंट पे पोटेंशियल और काइनेटिक का जो सम होगा किसी ऑब्जेक्ट के पास, जो चल भी रहा हो, जिसका हाइट भी हो, तो पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों का जो सम है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।